नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में हम एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि एनसीईआरटी पुस्तक के इतिहास के 11वीं कक्षा से तीसरे अध्याय से लिया गया है। और ये सवाल है कि अगर सम्राट ट्रजान जो थे, जो कि रोमन साम्राज्य के राजा थे, वो भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल होते और रोम वासियों का इस देश पे यानी कि हिंदुस्तान पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता, तो क्या आप सोचते हैं कि भारत वर्तमान समय के देश से किस प्रकार भिन्न होता? यानी कि अगर वो राजा यहाँ पे सफल हो जाते, यहाँ पे शासन करने में बहुत सालों तक शासन करते, तो क्या आज का भारत जो है वो कुछ अलग होता जो ऐसा भारत है? अब अगर देखिए भारत का रोमन साम्राज्य के साथ संबंध देखें तो रोमन साम्राज्य का भारत के साथ संबंध सिर्फ उस ट्रजन राजा के साथ तक ही सीमित नहीं था। हिंदुस्तान में सिकंदर आते हैं, हमला भी करते हैं, यहाँ पर रहते भी हैं, वापस जाते हैं, हालांकि वो सफल नहीं होते हैं, लेकिन हो सकता है वो युद्ध के तौर पे सफल नहीं हुए हो यहाँ पे आने में, लेकिन रोमन साम्राज्य का प्रभाव भारतीय शासन पे, भारतीय संस्कृति के ऊपर रहा है। और उसके एक बहुत बड़े उदाहरण है मेगास्थनीज, जो कि भारत में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे राजा, उनके शासन में यहाँ पे आकर के वो रोमन साम्राज्य के दूत के रूप में यहाँ पे रहे हैं। उन्हें वहाँ के राजा ने भेजा था, जो कि सिकंदर के बाद वहाँ पे शासन कर रहे थे, और यहाँ पे वो लगभग 22 सालों तक रहते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान पे किताब भी लिखते हैं मेगास्थनीज, जिसको इंडिका भी नाम से जाना जाता है, और वो भारत का इतिहास समझने में, जो चंद्रगुप्त के मौर्य का समय का इतिहास है, उसको समझने में बहुत मदद भी करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भारत में का रोमन साम्राज्य के साथ संबंध युद्ध और राजा तक ही सीमित था। उसके अलावा भारत में कुषाण एक साम्राज्य हुआ करता था, लगभग दूसरी शताब्दी के आसपास, दूसरी शताब्दी में खास करके, जो कि उनका संबंध रोमन साम्राज्य के साथ बहुत तगड़ा था, क्योंकि उनका संबंध वो हिंदुस्तान में, भारत में जो आपका गंगा नदी का क्षेत्र है, वहाँ से लेकर के अफगानिस्तान और ईरान तक उनका शासन क्षेत्र था। और ईरान तक आते आते रोमन साम्राज्य का भी राज्य वहाँ पे छूने लगता है, जिसके कारण कुषाण के जो चाहे उनका वो ड्रेस कल्चर हो, चाहे फिर उनका वो खान पान हो, चाहे फिर वो सिक्का जो उनका है, या शासन करने की व्यवस्था जो है, उसमें बहुत हद तक झलकता है रोमन साम्राज्य की व्यवस्था। तो अगर हिंदुस्तान में कुषाण शासन कर रहे हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से ही सही, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन हिंदुस्तान में रोमन साम्राज्य और रोमन संस्कृति का प्रभाव कुषाण काल में बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। इसके बाद फिर ईसाई धर्म के थ्रू भी हिंदुस्तान पे रोमन साम्राज्य का प्रभाव दिखता है। और ये ईसाई धर्म हिंदुस्तान में कोई जमीनी तहत से नहीं की तरफ से नहीं आए हैं, बल्कि समुद्र से सबसे पहले ईसाई केरल में आए हैं, और वहाँ से फिर वो फैले हैं अलग अलग जगहों पे। हालांकि उनका फैलाव ज़्यादातर जो प्राचीन है वो केरल तक ही रहा है, और उनका व्यापार के थ्रू यहाँ पे फैले हैं, न कि राज्य के आक्रमण से या राज्य व्यवस्था के यहाँ पे स्थापित होने से हुआ है। दूसरी शताब्दी में अगर भारत की स्थिति देखें तो जिस समय ये रोमन राजा यहाँ पे हिंदुस्तान में आने की बात कर रहे हैं, या रोमन साम्राज्य वो नहीं आ पाए, वो दूसरी बात है। उस समय पे भारत में पहले से ही अव्यवस्था थी, तो इनके आने से भारत में ऐसी कोई अव्यवस्था भी नहीं आती, क्योंकि पॉलिटिकली भारत बहुत ज़्यादा छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हो सकता था कि इनके आने के कारण वो सब एक हो जाते, और उनके नहीं आने के बावजूद भी हुए हैं। जब गुप्त साम्राज्य का गठन होता है लगभग 4वीं शताब्दी में, तो वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साम्राज्य इमर्ज करता है कुछ ही सालों में, कुछ ही 100 सालों के आसपास ही। तो बुद्ध धर्म वहाँ पे हिंदुस्तान में पहले ही विघटित हो रहा था। ऐसा नहीं है कि रोमन साम्राज्य आता और रोमन साम्राज्य का कोई रूलर यहाँ पे आता तो बुद्ध से धर्म को खत्म कर दिया जाता और क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म को फैलाया जाता। बुद्ध धर्म पहले से ही गायब हो रहा था, धीरे धीरे इस समय आते थे। हालांकि उस समय तक बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जब गुप्त काल आएगा तो धीरे धीरे फिर हिंदू धर्म फिर से ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाएगा, और बुद्ध धर्म धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो ये धर्म एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलने की प्रक्रिया, या एक धर्म का कमजोर होना या मजबूत होना, ये सीमित ईसाई और रोमन तक ही नहीं था, बल्कि उनके न होने के बावजूद भी ये सारी प्रक्रियाएं भारत में चल रही थी और चलती रहती। उसका स्वरूप में कुछ बदलाव हो सकता था। उसी तरह से व्यापार का अगर देखें तो व्यापार के क्षेत्र में भी
हिंदुस्तान उस समय हो सकता है कि जिस तरीके से और जिस तेजी के साथ यूरोप के साथ और रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार उस दौर में दूसरी शताब्दी में हो रहा था, हो सकता था कि यूरोप के साथ और तेजी से होता, लेकिन भारत का व्यापार ज्यादातर इंडोनेशिया और जो आपके आज के वियतनाम वगैरह हैं, चीन वगैरह हैं, जो जावा, सुमात्रा, बाली जैसे जो आप देख रहे हैं जैसा कि मैप में, इन क्षेत्रों के साथ ज्यादा था। तो ये हो सकता था कि इनके साथ कम हो जाता व्यापार और थोड़ा रोमन के साथ और यूरोप के साथ ज्यादा होता, लेकिन व्यापार जिस लेवल पे था, जिस मजबूती के साथ चल रहा था, उस मजबूती के साथ चलता रहता। सिर्फ क्षेत्र बदलते, उनका थोड़ा स्वरूप बदल जाते, थोड़े वस्तुओं का स्वरूप बदल सकता था, लेकिन जो मुख्य बात है कि व्यापार और वाणिज्य एक अहम भूमिका अदा कर रहा था उस दौर के अर्थव्यवस्था में। वो अदा उनके न आने से भी अदा करता रहा और उनके आने से भी अदा होता रहता। उसी तरह से शहरीकरण है, का भी सवाल है। शहरीकरण दूसरी तीसरी शताब्दी में बहुत बड़े लेवल पे होता है और वो रोमन आए या नहीं आए के बावजूद भी होता रहा यहाँ पे शहरीकरण, और बहुत बड़े बड़े शहर भी यहाँ पे जन्मे दूसरी तीसरी शताब्दी में। संभावित प्रभाव ये हो सकते थे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, व्यापार वाणिज्य होता लेकिन उसका थोड़ा स्वरूप बदलता, यूरोप के साथ ज्यादा होता, इन क्षेत्रों के साथ कम हो सकता था। उसी तरह से सिक्के भी आए, थोड़ा लेट आए हिंदुस्तान में, खास करके सिक्कों का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो प्रेजेंस आपको दिखेगा वो गुप्त के समय में दिखेगा। तो हो सकता था कि वो थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ जाती, लेकिन सिक्के तो थे और पहले भी थे, उस समय भी रहते। उसी तरह से व्यापार का भी थोड़ा स्वरूप बदलता। तीसरी बात जो है सामंतवाद, जो कि रोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद यूरोप में आता है। तो हो सकता था यहाँ पे भी आता, लेकिन सामंतवाद तो यूरोप में सामंतवाद खत्म शुरू होने के लगभग आसपास हिंदुस्तान में भी आया। वो अलग तरह का सामंतवाद था। और ये भी अगर आप देखें कि यूरोप के अंदर भी बहुत सारे सामंतवाद जो आए अलग अलग क्षेत्रों में, उसका स्वरूप अलग अलग है। तो हिंदुस्तान का भी अलग रहता, जैसा कि है गुप्त के समय के बाद हिंदुस्तान में बहुत सारे सामंत अलग अलग प्रकार के सामंतवाद आए हैं। उसी तरह से ईसाई धर्म का, जैसे मैंने बताया, ईसाई धर्म केरल में ऑलरेडी पहले से ही आ चुका था, उनका रोमन से कोई संभावना नहीं था। ये था कि थोड़ा बढ़ जाता उत्तर के क्षेत्रों में भी और ज्यादा इस तरह के ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव आपको दिखने को मिल सकता था। ड्रेस कल्चर जो है, भोजन की संस्कृति, उसमें कुछ कुछ बदलाव होता है। कोई खास बदलाव इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई भी भोजन या कोई भी व्यवस्था को बदलाव लाने के लिए लोकल अवेलेबिलिटी, जो लोकल अगर होता, जो भी अनाज है या खाने का जो भी वस्तुएं हैं, अगर वो लोकल उत्पादन नहीं होता तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ हल्का फुल्का प्रभाव तो पड़ता ही उनके खाने के तरीके में। उसी तरह से औरतों के अधिकार के में ये कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य में औरतों को बहुत अधिकार दिया हुआ, तो हिंदुस्तान में भी तो दिया गया था इस दौर में, जहाँ पे कि आपको खजुराहो के जैसे मंदिर पे आपको जिस तरह की बातें दिखती है। हिंदुस्तान में रजिया सुल्तान जैसे राजा भी हुए, जो कि औरत होने के बावजूद भी राज करते हैं, शासन करते हैं, पूरी सत्ता संभालते हैं। मीरा जैसे यहाँ पे कवि होते हैं जो कि पुरुष समाज के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और यूरोप वही यूरोप है जब प्रारंभिक आधुनिक युग दौर में का यूरोप है, वहाँ पे औरतों को बिल्कुल कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, उनको घर तक सीमित किया जाता है। तो इतिहास धीरे धीरे बढ़ता है, ऊपर नीचे आगे पीछे हटते हुए आगे बढ़ता है। जरूरी नहीं है कि उसको एक कड़ी में पिरो करके आप देख पाएं। संभावना से कुछ चीजें पड़ी थी। रोमन साम्राज्य का नहीं हुआ हिंदुस्तान में शासन, लेकिन मुस्लिमों का तो आक्रमण हुआ। मुस्लिम यहाँ पे लगभग 600-700 साल शासन कर गए, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ भारतीय संस्कृति मुस्लिमों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। तो हो सकता था कि वो भी जीत जाते, वो यहाँ पे शासन 600 साल 700 साल रोमन साम्राज्य के वो राजा करते, लेकिन बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाते। जितना हस्तक्षेप मुगल कर पाए उतना ही उनका भी हस्तक्षेप होता। उसी तरह से आप जैसा कि पता है कि हर चीज राज्य कंट्रोल नहीं करता है किसी भी शासन व्यवस्था में, राज्य के परे भी चीजें होती है। और वैसा हमें मुगलों के समय में देखा गया, हमने मुसलमान के शासन में देखा। यहाँ का कल्चर, संस्कृति, भाषा, सब कुछ उन्होंने हमारे संस्कृति को अपनाया, न कि हम उनके संस्कृति को अपनाए। और उसके परे एक और चीज होती है जहाँ पे घुलने मिलने की संस्कृति होती है, जहाँ पे कि दो अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, और एक नया कल्चर डेवलप होता है जो कि दोनों से परे होता है। और ये इतिहास का प्रक्रिया है, ये इतिहास में हमेशा चलता रहा है और चलते रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि ये कोई भी शासन के आने से बहुत ज्यादा बदलाव होता, थोड़े मध्य बदलाव संभव थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद।